गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देन उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे, यानी हम इसका डेरिवेशन देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। देन उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अक्सर आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बोला क्या है। तो जो इसका स्टेटमेंट है वो है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान देना किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान देना है, इन शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external applied force and takes place in the direction in which external force act। इसका मतलब यह है कि जो rate of change of momentum है वो applied force के directly proportional होगा, और वो जो momentum में change हुआ है उसके बाद जो net momentum आएगा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही रहेगी। इसको सिंपल वे में समझते हैं एक एग्जांपल से। कैसे? सपोज करिए कि एक कार रखी हुई है, कार की, या मैं मान लेता हूं कि कार की कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है। सपोज करिए एक कार है जिसका मास है कितना, 100 kg मास है, और वो कार अभी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रही है। किस स्पीड से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? हमने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अभी लास्ट वीडियो में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला एक कार है जिसका मास है 100 kg, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जिस इनिशियल वेलोसिटी से कार आगे जा रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कैलकुलेट करिए पहले। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है 100 kg और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10। 100 इंटू 10 का मतलब 1000। और जो मोमेंटम की यूनिट होती है वो होती है मास की यूनिट kg और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो जो कार है जिसका मास है 100 kg और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है 1000 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, एक पीछे से एक फोर्स लगा देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो जाती है? कार की वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे बताइए कि उसका मोमेंटम कितना हो गया है। आपका जवाब आएगा कि सर इनिशियल में कार का मास था 100 kg और वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम आया था 1000 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया वेलोसिटी बढ़ के हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, बट मास तो अभी भी वही रहेगा, मास तो अभी भी वही रहेगा। तो मास अभी भी 100 kg है, बट वेलोसिटी बढ़ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 100 इंटू 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो 100 इंटू 20 कितना? 2000 kg मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी वो था 1000 kg मीटर पर सेकेंड, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी क्योंकि बढ़ गई है, मास वही है अभी भी, तो मोमेंटम भी बढ़ गया है। मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम हो गया है 100 इंटू 20 यानी 2000 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि मोमेंटम पहले क्या था? कम था, और बाद में कितना हो गया? बाद में जस्ट डबल हो गया, क्योंकि वेलोसिटी डबल हो गई तो मोमेंटम क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है? क्या करोगे आप? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? 2000 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितना था? 1000 kg मीटर पर सेकेंड, और दोनों को माइनस करेंगे। तो 2000 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1000 kg मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो चेंज हुआ है, जो मोमेंटम पहले कम था और बढ़ गया है, इनिशियल मोमेंटम कम था, फाइनल मोमेंटम ज्यादा हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। तो इनका डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो चेंज हुआ है मोमेंटम में, ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो यही बोलता है कि आप जो अप्लाइड फोर्स है
वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे मोमेंटम में चेंज भी उतना ही ज्यादा होगा। और ये हमें प्रैक्टिकली भी समझ में आता है कि हम सपोज वो कार में जितना ज्यादा फोर्स पीछे से अप्लाई करेंगे उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि मास उसका कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटर्नल फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। ये सिंपल स्टेटमेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ का। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, हमें पता है मोमेंटम किस तरह की क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये जो नेट मोमेंटम आएगा ना, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। ये भी ध्यान देना है आपको। अब आते हैं हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। मान लेते हैं इफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, मान लेते हैं एक बॉडी है, एक कार है या कुछ भी आप मान सकते हो, जिसका मास कितना है, मास है इसका स्मॉल m, मूविंग एट इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से आगे चल रही है। फिर क्या होता है, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली विद एक्सीलरेशन a। वो कार जो है ना, ए एक्सीलरेशन से क्या होने लगती है, एक्सीलरेट होने लगती है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है। मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक कार है या एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जैसे वो एक्सीलरेट होती है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट होती है ए एक्सेलरेशन से, और कितनी देर तक एक्सेलरेट होती है, टी टाइम तक क्या होती है, वो एक्सेलरेट होती है। तो जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होके कितनी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u से बढ़ करके फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो अब हमें देखना है कि उसका इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा। तो आपने पता है कि जो बॉडी थी, जो ऑब्जेक्ट था, उसका इनिशियल जो मास था वो कितना था, m, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी। तो जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p1 इक्वल टू m इंटू यू। सिंपली हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो कार का m ही रहेगा या बॉडी का m ही रहेगा या बॉडी का m ही रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमने माना था स्टार्टिंग में कितनी है, u है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा p1 इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यानी u। अब जैसे वो एक्सेलरेट हुई t टाइम तक तो वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो गई है, v हो गई है। तो जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, तो मान लेता हूं फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास तो अभी भी वही रहेगा बॉडी का, बट क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ करके हो गई है v, तो जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, m इंटू v हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम है m इंटू v और इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू। m आपको दिख रहा होगा, दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो आया है वो कितना आया है, m इंटू v माइनस यू आया है। अब हम यूज करेंगे जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, उसका यूज करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के, है ना। यही भी इसलिए मैंने आपसे बोला था कि यहां पे आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, स्टेटमेंट में बोला गया था द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। तो यहां पे केवल चेंज इन मोमेंटम की बात नहीं है, बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ने यही बोला कि अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है, ये हमने सिंपली क्या करा, इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, p2 माइनस p1 अपॉन टाइम, टाइम का मतलब t। अब हमें पता है, मैं इसको नेक्स्ट इधर ले जा रहा हूं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 के प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूं, p2 माइनस p1 की वैल्यू कितनी है हमें मालूम है, m इंटू v माइनस यू। तो मैंने इसके प्लेस पे ले जाकर के यहां पे इसको नोट कर दिया, डिवाइड बाई टाइम, तो t है एज यूजुअल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो v माइनस यू डिवाइड बाई टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये हमने
मोशन जो चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है इसको, और आप लोग आई थिंक पढ़ करके आए भी होंगे। तो आपको ये मालूम होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी ये जो एक्सप्रेशन है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इस प्लेस में मैं क्या कर सकता हूं, a का यूज कर सकता हूं। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब आपको पता होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या जाता है, कांस्टेंट। तो मैंने क्या करा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इसके प्लेस पे लगा दिया इक्वल का साइन। और जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन आता है, उसके साथ साथ एक कांस्टेंट भी आ जाता है k। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है k। तो जो f हो गया वो हो गया f इक्वल टू k m a। m क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन, और k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस k की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूं, 1 ले लूं। k की वैल्यू क्या ले लूं, 1 ले लूं। k की वैल्यू हमें 1 क्यों लेनी है, क्योंकि k की वैल्यू कुछ ना कुछ तो हमें लेनी है। 1 क्यों ले रहे हैं हम, 1 हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे लिए ये जो फोर्स है सिंपल हो जाए, और हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सपोज करिए कि जैसे हमने k की वैल्यू ले ली है 1, अगर मैं मास की वैल्यू भी कितनी ले लूं, 1 kg, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी ले लूं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक बार मैं यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको कि जो फोर्स है वो क्या है, m इंटू a है ना, क्योंकि k की वैल्यू हमने ले ली है 1। k की वैल्यू कितनी ले ली है, 1। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मास भी हम ले लेते हैं 1। अच्छा, मास को मैं ले रहा हूं कितना, 1 kg, 1 kg, और एक्सेलरेशन को मैं ले रहा हूं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए अगर आपको विजिबल नहीं है तो F इक्वल टू m, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। कैसे आया, जैसे हमने k की वैल्यू 1 ले ली वैसे। तो F इक्वल टू m है, F इक्वल टू m की वैल्यू ले ली मैंने 1 kg, यानी मास ले लिया 1 kg, एक्सेलरेशन ले लिया मैंने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, यानी 1 kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा 1 न्यूटन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने k की वैल्यू 1 रखी है तो जो फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू आपने डेफिनेटली, फोर्स की ऐसा यूनिट आपने कभी ना कभी सुनी होगी 8th क्लास में, कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो न्यूटन, 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन एक्चुअल में क्या है कि अगर मैंने मास लिया है 1 kg और एक्सेलरेशन लिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अगर मैं 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा हूं 1 kg मास को, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। हमें मालूम है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केजी, एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे कि हमें मालूम है फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों यूनिट को क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है फोर्स की एसआई यूनिट। बट ध्यान रहे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं, और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज से हम फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो क्या याद रखेंगे, वो याद रखेंगे न्यूटन। बट ध्यान रहे कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये दोनों में से कोई भी यूनिट मिल जाए, इसका मतलब ये दोनों की दोनों यूनिट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ध्यान देना, जो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। ये कौन सा वाला डाइन है, ये वो वाला डाइन नहीं जो अक्सर हम गांव में यूज करते हैं कि डाइन वहां रहती है यहां रहती है, वो वाला डाइन नहीं है। और अभी मैं एक गाना सुन रहा था, क्या था, आई थिंक सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाता है, वो वाला डाइन भी यहाँ पे नहीं है। ये कौन सा वाला डाइन है, ये डाइन है फोर्स की सीजीएस यूनिट। फोर्स की सीजीएस यूनिट कौन सी है, डाइन। और ये जो 1 डाइन होता है ये होता है 10⁻⁵ न्यूटन। कितना होता है, 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फोर्स को लेकर के आपको याद रखने हैं। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमें समझने हैं, बट उसके पहले हमें ये फॉर्मूला को थोड़ा सा समझना होगा। क्या है फॉर्मूला? क्योंकि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको बताया था रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर देते हो तो वो हो जाता है रेट। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, इक्वल का साइन आएगा और एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब है P2 माइनस P1, और टाइम का मतलब है डिवाइड बाई T। तो इसको मैंने, इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब के की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1, जैसे हमने डेरिवेशन के टाइम पे ले ली थी। तो जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम यानी T। अब ये P2 माइनस P1 को, यानी ये चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल्टा P बोल सकता हूं, जैसे V2 माइनस V1 को डेल्टा P बोल देते हैं, तो P2 माइनस P1 को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा P बोल देंगे। तो डेल्टा P अपॉन टाइम T। तो मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ गया है फाइनली, वो क्या आ गया है, डेल्टा P डिवाइड बाई T। ये फाइनल फॉर्मूला है। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्मूला है इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि अगर डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम और टाइम यानी T, आपको दिख रहा होगा कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा P के, यानी चेंज इन मोमेंटम के, और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ये डेल्टा P की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ये टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। ध्यान रहे क्या बोला मैंने, कि फोर्स इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, या फोर्स इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये डेल्टा P की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर डेल्टा T की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, डेल्टा P की वैल्यू, डेल्टा T या टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और T की वैल्यू अगर कम होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ध्यान रहे इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि डेल्टा P कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर ये टाइम, सिंपल आप चाहो तो यहां पे नोट करो कि अगर मैं डेल्टा P को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं टाइम को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर मैं टाइम को कम करूंगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपने ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रहे ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपली ये फॉर्मूला हमें ये बताता है फोर्स इक्वल टू डेल्टा P बाई T, कि अगर टाइम में बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। बस ये चीज अगर आपने याद रखी है तो फिर ये एप्लीकेशन रखी है तो फिर ये एप्लीकेशन समझना आपके लिए आसान है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्रिकेट प्लेयर और फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। कोई प्लेयर होता है, क्रिकेट प्लेयर, आपने देखा होगा कि जब भी वो कोई बॉल को कैच करता है, या कोई फील्डर है, सपोज कोई फील्डर है और वो बॉल को जब कैच करता है तो आपने देखा होगा कि वो बॉल को कैच करने के बाद अपने हाथ थोड़ा सा पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है, कभी आपने सोचा? या जो विकेट कीपर होता है, जो कि बैट्समैन के जस्ट पीछे होता है, आपने देखा होगा कि जब भी वो कैच लेता है तो बॉल को पकड़ने के साथ साथ वो अपना हाथ क्या करता है, पीछे की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो फॉर्मूला है, मैंने क्या बोला कि अगर हमें मालूम है कि बॉल अगर किसी वेलोसिटी से आ रही, सपोज एक क्रिकेट प्लेयर ने बॉल पे हिट किया, एक फील्डर कैच ले रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसी बॉल आएगी तो डेफिनेटली बॉल स्पीड से आएगी, यानी बॉल की स्पीड ज्यादा होगी। तो बॉल की अगर स्पीड ज्यादा है तो उसका मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, बॉल का कुछ मास भी होता है। आपने मालूम है सभी ने कि जो क्रिकेट होता है उसमें कौन सी बॉल यूज करी जाती है, कॉर्क की बॉल होती है यूज, है ना, तो या लेदर की बॉल होती है। तो लेदर की बॉल का कुछ मास होता है और वो बहुत स्पीड से आती है, यानी उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। अगर मैं क्या करूंगा, उस बॉल को तुरंत एक ही प्लेस पे ऐसे पकड़ लूंगा तो उसका जो मोमेंटम इतना ज्यादा था, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, तुरंत जीरो हो गए, यानी टाइम बहुत कम लगा। और जब ये मोमेंटम चेंज होने में टाइम बहुत कम लगता है ना, तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे अगर फोर्स बहुत ज्यादा होगा ना तो उसके हाथों में चोट भी बहुत तेजी से लगेगी।
ऐसे देखा होगा क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को पकड़ता है ना, तो बॉल को ऐसा नहीं कि एक बार में पकड़ लेता है, वो बॉल को जस्ट थोड़ा सा टच में लाता है और फिर हाथ पीछे की तरफ ले जाता है, फिर जाके बॉल को पकड़ता है। उससे होता क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी थी बॉल की, सपोज भी वेलोसिटी से बॉल आ रही थी, या मैं मान लेता हूं कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल आ रही थी, तो वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड फाइनली क्या होनी है, जीरो होनी है। यानी मोमेंटम कुछ था और फाइनली क्या होना, मोमेंटम जीरो होना है। लेकिन ये मोमेंटम जीरो होने में या वेलोसिटी जीरो होने में अगर टाइम ज्यादा लग जाएगा तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। और अगर बहुत कम टाइम में ही, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बॉल ऊपर से आ रही है और हम अपने हाथ ऊपर ले जाएं और बॉल को ऐसे पकड़ लें, बट इससे क्या होगा, इससे जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, और जब टाइम बहुत कम लगेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट एथलीट्स डूइंग हाई जंप एंड लॉन्ग जंप ऑन फोम और अ हीप ऑफ सैंड टू डिक्रीज द फोर्स ऑन द बॉडी एंड द लैंडिंग इज कंफर्टेबल। आपने देखा होगा या आपने किया भी होगा, आई थिंक, जब भी आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, कि जब आप लॉन्ग जंप करते हैं या हाई जंप करते हैं तो अक्सर आप क्या करते हैं, हीप ऑफ सैंड यानी रेत जो होती है उसमें जंप करते हैं आप। या देखा होगा कोई ना कोई फोम की सीट होती है, आप उस पर क्या करते हो, जंप करते हो। उससे होता क्या है, आप ये भी तो कर सकते हो ना कि आप टाइल्स के ऊपर या जो कंक्रीट की रोड है उसके ऊपर भी जंप कर सकते हो, बट उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अगर आप कंक्रीट के ऊपर जंप करोगे ना, तो जैसे ही आप जंप करोगे, मान लेते हैं कि आप किसी हाइट से नीचे आते हो, जंप करते हो और कंक्रीट की रोड पे गिरते हो, तो क्या होगा, आपकी एक वेलोसिटी है गिरने से पहले, और वेलोसिटी वो तुरंत जीरो हो जानी है। यानी मोमेंटम में जो चेंज होना है वो तुरंत हो जाना है और टाइम कम होना है। और अगर टाइम कम हो जाएगा ना तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, आपके पैरों में चोट आ जाएगी। तो बेस्ट क्या है उसके लिए कि हम रेत में करेंगे। तो रेत में क्या होता है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रेत में कर रहे हैं, हीप ऑफ सैंड में कर रहे हैं या फोम में कर रहे हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो तुरंत जीरो नहीं होती है, उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने देखा भी होगा, आई थिंक, कि जब भी आप किसी रेत में जंप करते हो ना, तो आपकी वेलोसिटी तुरंत जीरो नहीं होती, आप पहले थोड़ा सा रेत में इधर उधर जाने में आपको टाइम लग जाता है, 1-2 सेकंड का टाइम आपका बढ़ जाता है। तो जब टाइम बढ़ जाएगा ना तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप एजिली कंफर्टेबली आप अपनी लैंडिंग कर सकते हो। तो ये हमने देखे हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass 4 kg and changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 second. Find the magnitude of force. तो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आए, कोई क्वेश्चन आए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको गिवन डेटा है उसको आप नोट करोगे। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे गिवन क्या है मैं वो नोट कर लेता हूं। तो सबसे पहली चीज मुझे गिवन है क्या, फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, यानी ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है मुझे, 4 kg गिवन है, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। यानी जैसे ही वो फोर्स एक्ट होता है तो जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वेलोसिटी जो कि पहले 10 मीटर पर सेकंड थी वो बढ़ करके कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और ये कितने टाइम में हुआ है, तो टाइम भी गिवन है इन 5 सेकंड। तो टाइम भी गिवन है कितना आपको, 5 सेकंड। अब आपको एक चीज और चेक करनी है कि जो डेटा आपको ये गिवन है, ये ऐसा यूनिट में गिवन है या किसी और यूनिट में गिवन है, या सीजीएस यूनिट में गिवन है, डाइन में तो नहीं गिवन है, ध्यान रखना ये बात। तो मास आपको दिख रहा है केजी में गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, और टाइम गिवन है सेकंड में। यानी सारा का सारा जो डेटा है वो किस में गिवन है आपको, ऐसा यूनिट में ही गिवन है। और डाइन कौन सी यूनिट होती है आपको याद होना चाहिए, सीजीएस यूनिट होती है किसकी, फोर्स की। चलिए, तो ये डेटा हमें गिवन है। हमसे बोला क्या गया, हमसे बोला गया है कि आप फाइंड करो क्या, फोर्स की वैल्यू फाइंड करो, है ना, यानी F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे फोर्स पूछा गया है, हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है b माइनस u अपॉन टाइम यानी t। ये कैसे आया है, चलो मैं यहां पे कैलकुलेट करके बता देता हूं।
कि आपको पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है आपने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये, v = u + at। मैं काम करता हूं at को इधर ले आता हूं, या एक काम करता हूं u को इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा v - u = at, ऐसे हो जाएगा। अब मैं काम करता हूं टाइम से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा v - u / t, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो मुझे मालूम है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को एज इट इज रखा, एक्सेलरेशन के प्लेस पे मैं इसको ले आया। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ये कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, v - u / t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मैंने सिंपल ये किया। अब जो डेटा गिवन है मुझे वैल्यू रख देनी है, बस सिंपल है। तो जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास कितना गिवन है 4 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लग रहा है ये फाइनल से इनिशियल होने में वो टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड। बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये 4 × 20 - 10 कितना हो जाएगा 20 / 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20 - 10 10 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 है ना। तो अगर आप 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 है ना। ये बेसिक कैलकुलेशन है 5th 6th क्लास, ये तो आप कर सकते हो है ना। तो ये हो गया, मास था 4 और 20 - 10 हो गया 10 डिवाइड बाई 5, तो 5 2 जा यानी 4 2 जा 8 आ गया। तो जो फोर्स की वैल्यू आई वो कितनी आई है 8। और क्योंकि ये सारा का सारा जो डेटा गिवन था वो SI यूनिट में गिवन था, तो जो फोर्स की यूनिट होगी वो भी क्या होगी SI होगी। और फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और डायन किसकी यूनिट है, डायन है CGS यूनिट फोर्स की। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में अगेन जो क्वेश्चन है वो है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी फोर्स गिवन है आपको 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन स्टेशनरी ऑफ बॉडी। एक रुकी हुई बॉडी पे हमने 50 न्यूटन का क्या करा है, फोर्स लगाया है, ऑफ मास 10 kg। और उसका मास कितना गिवन है 10 kg गिवन है। और कितनी देर तक फोर्स लगाया है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, फॉर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के लिए हमने फोर्स लगाया है। फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो उस बॉडी में कितना एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक की वैल्यू हमें निकालनी है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। तो सेम चीज, जो डेटा हमें गिवन है सबसे पहले हमें क्या करना है, वो डेटा नोट करना है। तो चलिए हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन में करता हूं। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है सबसे पहली चीज तो फोर्स गिवन है, कितना फोर्स गिवन है 50 न्यूटन। अब फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल में बॉडी है वो कैसी है, रुकी हुई है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जो बॉडी है वो कैसी है, रुकी हुई है, स्टेशनरी बॉडी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ऑफ मास 10 kg, यानी मास कितना गिवन है, इसका मास गिवन है हमें 10 kg। इसके अलावा कितनी देर के लिए फोर्स लगाया जाता है, तो ये फोर्स लगाया जाता है 2 सेकेंड के लिए, हमें टाइम भी गिवन है 2 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन, और हमें निकालना क्या है, हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है इन प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी। और डेफिनेटली अगर कोई रुकी हुई बॉडी पे जिसका मास है 10 kg और रुकी हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम 2 सेकेंड के लिए हमने उस पर फोर्स लगाया है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बॉडी एक्सीलरेट होगी। तो हमें एक्सीलरेशन बताना है। और एक्सीलरेशन के बाद एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, या तो वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब अगर एक फोर्स आएगा तो क्या करेगा, वो उसको एक्सीलरेट करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो जाती है हमें वो बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना डेटा हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है वो हमने क्या करा, नोट कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। तो हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना गिवन है आपको 50 न्यूटन, मास कितना गिवन है आपको केजी 10 kg, और एक्सीलरेशन निकालना। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 5। और देखना फोर्स था न्यूटन में और मास था केजी में, यानी सारा कुछ ऐसा यूनिट में था। तो एक्सीलरेशन जो भी आएगा वो किस में आएगा, ऐसा यूनिट में ही आएगा। यानी जो एक्सीलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब आते हैं हम सेकंड में। सेकंड में हमसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट, यानी अगर उसमें फोर्स लगा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, आपको याद आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। या चाहे तो आप डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है ना इसका यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं,
टाइम हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। यही करना है हमें। या चाहे तो ये आपको मालूम है कि ये भी आया कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आया है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यूज कर लो, b इक्वल टू यू प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका यूज कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमने कहां पे पढ़ी है, ये सारी चीजें हमने जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है मोशन, वहां पे सारी चीजें पढ़ी हुई है ना। तो भी ये हमें कैलकुलेट करना है। u इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है कितनी है, 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था, इनिशियल में रुका हुआ था। एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5, और टाइम हमें मालूम है ऑलरेडी कितने सेकंड के लिए लगा हुआ है ये, अच्छा 80, b इक्वल टू यू प्लस 80, ये टाइम के माने कितना 2 सेकंड का, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 5 × 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की एसआई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।